मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज लोक प्रशासन के क्षेत्र और प्रकृति की चर्चा करें। पिछले व्याख्यान में हमने लोक प्रशासन का एक सामान्य सा परिचय जानने का प्रयास किया था। उसको परिभाषित किया था कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यपालिका के अंतर्गत काम करने वाले स्थायी कार्यपालिका के कार्यों, उसका संगठन, उसकी स्थिति, इन सभी चीजों के बारे में है। तो लोक प्रशासन स्पष्ट रूप से कार्यपालिका के स्थायी भाग से संबंधित है, ये हमने जाना। आज लोक प्रशासन के क्षेत्र की चर्चा करें कि लोक प्रशासन में किन किन बातों का, किन किन सिद्धांतों का, किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात लोक प्रशासन के अध्ययन में किन चीजों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, ये लोक प्रशासन का क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के बारे में 4 प्रकार के दृष्टिकोण हैं। एक है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो इसके समर्थक विचारक है, उनका यह मानना है कि लोक प्रशासन में तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, अर्थात न केवल कार्यपालिका के स्थायी भाग का अध्ययन होना चाहिए, अपितु व्यवस्थापिका में अथवा न्यायपालिका में, और कार्यपालिका तो है ही, तमाम प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। क्योंकि व्यवस्थापिका में भी आखिरकार प्रशासन होता है, न्यायपालिका में भी प्रशासन होता है। तो जहां कहीं भी प्रशासन है, इन सभी चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। समीक्षा यह कहते हैं कि यदि हम सभी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का हम अध्ययन करें, चाहे व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, तो हमारा विषय इतना विस्तृत हो जाएगा कि हम इन सभी के बीच एक तालमेल की स्थापना नहीं कर पाएंगे और पूरा विषय बहुत ही जटिल और बहुत पेचीदा हो जाएगा। तो इसके लिए इसके अंतर्गत केवल कार्यपालिका के ही स्थायी भाग का अध्ययन किया जाना चाहिए, ये इसके समीक्षकों का मानना है। मतलब व्यापक दृष्टिकोण यह कहता है कि तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। आलोचक कहते हैं कि नहीं, उसमें एक लिमिटेड चीजों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। ये जो संकीर्ण विचारधारा वाले हैं, मतलब कि कम से कम चीजों को कार्यपालिका के अंतर्गत सम्मिलित करना चाहते हैं, इनको कहते हैं प्रबंधकीय दृष्टिकोण। जैसे एक कार्यालय में एक भृत्य या एक संदेश वाहक से लेकर के मैनेजिंग डायरेक्टर या अध्यक्ष तक तमाम प्रकार के अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थकों का यह मानना है कि लोक प्रशासन में इन सभी चीजों का अध्ययन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा कर्मचारी जो मैसेज यहां से वहां तक ले लाना और ले जाने का काम करता है, जिसे हम संदेश वाहक कहते हैं, वह प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। वह प्रशासन का काम करता है, लेकिन वह प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। और जब वह प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, तो उसके कार्यों का, उसकी प्रकृति का हमको अध्ययन नहीं करना चाहिए। हाँ, जो सदस्य, उस संगठन के जो लोग नीतियों का निर्माण करते हैं, उन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, उनके कार्यों, उनके संगठन, उनके तमाम चीजों का अध्ययन करना चाहिए। ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है। इसमें तीसरा दृष्टिकोण है पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण। इसका समर्थक है लुथर गुलिक। लुथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में विचार करते हुए यह सिद्धांत दिया है पोस्ट कार्ब। पोस्ट कार्ब क्या है? यह अंग्रेजी के 7 अक्षरों को मिलाकर बनने वाला एक शब्द है, जिसे हम संक्षिप्त में पोस्ट कार्ब कहते हैं। पोस्ट कार्ब का पूर्ण रूप क्या है? पी, प्लानिंग माने योजना बनाना। दूसरा ओ, ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन। तीसरा एस, स्टाफिंग कर्मचारी बल। डी, डायरेक्शन निर्देशन देना। सी ओ, कोऑर्डिनेशन या समन्वय करना। आर, रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन देना। और बी, बजटिंग या वित्त संबंधी पूरी व्यवस्था करना।
ये 7 चीजें लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत लूथर गुलिक सम्मिलित करता है। इसको संक्षिप्त में थोड़ी थोड़ी चर्चा करें। सबसे पहले है पी या प्लानिंग, योजना। कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले योजना बनाई जाती है। जैसे ही हमको किसी प्रकार की सूचना किसी विषय के बारे में प्राप्त होती है तो हम उस कार्य को संपन्न करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए हम सबसे पहले योजना बनाते हैं। योजना जितनी सटीक होगी, कार्य उतना ही अच्छी तरह से संपन्न होगा। तो सबसे पहले हमको उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमको क्या काम करना है, हमारे कार्य की दिशा किस ओर होगी, हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको कितने प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, उन साधनों की पूर्ति कैसे होगी, उन साधनों को कौन पूरा करेगा, जो जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का निदान कैसे होगा, ये सब योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले योजना होनी चाहिए। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है। बिना संगठन के कोई काम नहीं हो सकता। तो संगठन बनाएंगे तो उसमें एक मुखिया बनाएंगे। एक मुखिया जिसे हम लोक प्रशासन की भाषा में चेयरमैन या डायरेक्टर कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, उसको निर्देशक कहते हैं, संचालक कहते हैं। उसको एक व्यक्ति को मुखिया बनाएंगे। उस मुखिया की सहायता के लिए अनेक सहायक होंगे, अनेक उप होंगे, उसके नीचे और भी अधिकारी होंगे, उसके नीचे और अधिकारी होंगे, उसके नीचे और अधिक से अधिक संख्या में अधिकारी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो संगठन बनाने की आवश्यकता किसी भी योजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक होती है। फिर है स्टाफिंग या कार्मिक। कार्मिक का मतलब होता है काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी। तो उस संगठन में जो व्यक्ति काम करेंगे उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। उनकी नियुक्ति का तरीका क्या होगा, हमें वे व्यक्ति कहां से मिलेंगे, उन व्यक्तियों को हम किस प्रकार से चयनित करेंगे, भर्ती करेंगे, भर्ती करने की पद्धति क्या होगी, जब हम उनको काम पर रखेंगे मतलब नौकरी पर रखेंगे, हम उनको कितना वेतन देंगे, उनको कौन सी प्रकार की सुविधाएं देंगे, उनके आने जाने, रहने, चिकित्सा, स्वास्थ्य और ये पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कहां से होगी, उनके लिए आवास की व्यवस्था कैसे होगी, उनके लिए कितना पेंशन मिलेगा, कितना और प्रकार की सुविधाएं देंगे, ये तमाम चीजें कार्मिक तत्व के अंतर्गत सम्मिलित होती है। मतलब जो व्यक्ति आपके उस संगठन में काम करेगा उसको जब तक विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक वह पूरे मनोयोग से, पूरी निष्ठापूर्वक अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए न केवल उसको वेतन दिए जाने की आवश्यकता है, अपितु उसके रहने के लिए आवास की भी आवश्यकता पड़ती है, उसके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था पड़ सकती है, उसके बच्चों के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ सकती है। ये तमाम चीजों के अंतर्गत ये कार्मिक आता है। इसके बाद आता है उसके बाद आता है डायरेक्टिंग, निर्देशन। जो लोग कार्मिक के रूप में काम करेंगे उनको समय समय पर आवश्यक निर्देश का दिया जाना भी आवश्यक है। जब तक निर्देश नहीं मिलेगा तब तक कोई भी कार्मिक काम नहीं करता। उसको निर्देश और अनुदेश दिया जाना आवश्यक है कि आप ऐसा या वैसा करिए, ऐसा निर्देश देना, और ये काम करिए, ये निर्देश देना। ये तमाम प्रकार की चीजें इन निर्देशन के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि उन सभी कार्मिकों को एक निश्चित कार्य संपन्न करने के लिए आवंटित किया जाता है। सब कोई अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, सबका काम बटा हुआ होता है। ये संगठन की सबसे बड़ी शर्त है कि प्रत्येक व्यक्ति का काम बटा होता है और वह अपना काम अपने दृष्टिकोण से, अपने हित के लिए, अपने मतलब कि ढंग से उसको संपन्न करता है। उसको निर्देश दिए जाते हैं और उन्हीं निर्देशों को अनुरूप उस काम को वह संपन्न करता है। कोई भी दूसरे विभाग का व्यक्ति उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये निर्देश हुआ। फिर है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। एक संगठन का कार्य अनेक विभागों में बंटा होता है। इन सभी विभागों के कार्यों के बीच समन्वय का होना आवश्यक है। जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभी छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि विभिन्न पंचायतों को कंप्यूटर प्रदान कर दिए गए।
कि आप कंप्यूटर से पूरा काम करिए, लेकिन वहां पर बिजली नहीं है। बिना बिजली के कंप्यूटर काम कैसे करेगा, कंप्यूटर चालू कैसे होगा? वहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। बिना इंटरनेट के कंप्यूटर में क्या काम करेंगे? केवल टाइपिंग का तो काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए विद्युत की निर्बाध आपूर्ति का होना आवश्यक है। तो बिजली विभाग के कर्मचारी, बिजली विभाग को आप अनुरोध करिए कि अमुक स्थान पर विद्युत सप्लाई, विद्युत आपूर्ति की आप आवश्यक व्यवस्था करें। इंटरनेट वालों को कहिए, संचार विभाग को आप सूचित करिए, उनसे अनुरोध करिए कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था करें, और तब जाकर के फिर जो व्यक्ति काम करेंगे उनको प्रशिक्षण आपको देना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजों के बीच एक समन्वय होना आवश्यक है। यदि आपने कंप्यूटर सप्लाई कर दिया विभिन्न पंचायतों को, लेकिन यदि आपने वहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं दी, यदि आपने उन्हें विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की सुविधा नहीं दी, तो आप कंप्यूटर सप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? तो इनके बीच एक समन्वय का होना आवश्यक है। और समन्वय कौन करता है? जो विभाग का मुखिया होता है, वह विभिन्न विभागों के कार्यों के बीच समन्वय करने का काम करता है। फिर होता है आर, रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन। एक विभाग जिस उद्देश्य के लिए गठित किया गया है, या एक संगठन जिसकी स्थापना एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की गई है, वह समय समय पर अपने से उच्च स्तर पर जो संगठन है उनको वह रिपोर्ट करता है, सूचना देता है कि हमने इस महीने में या इस 15 दिन के अंदर या इस हफ्ते में इतना इतना ऐसा ऐसा ढंग से काम किया है। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग। और उस रिपोर्टिंग को एक स्थायी प्रलेख के रूप में स्थापित करके रखा जाता है। उस रिपोर्ट के आधार पर जो उच्च स्तर पर विभाग स्थापित है, संगठन है, वे देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी कमी रह गई है, उसमें कौन कौन सी अच्छी चीजें देखी गई हैं। उन अच्छी चीजों को आगे कंटिन्यू करने के लिए कहा जाता है। यदि कोई समस्या होती है, उस समस्या का समाधान फिर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। यह है रिपोर्टिंग। समय समय पर रिपोर्ट भेजा जाता है। और आखिर में है बी, बजटिंग, वित्त। वित्त का मतलब बजट प्रशासन का प्राण है। जब तक बजट नहीं होगा कोई काम नहीं हो सकता। प्रशासन में प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक कदम पर बजट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आपने ध्यान रखा होगा, आपको ध्यान होगा कि बजट 31 मार्च के पहले पारित हो जाता है, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। क्योंकि यदि बजट 31 मार्च तक पारित नहीं हुआ तो 1 अप्रैल से सरकार कोई खर्च नहीं कर सकती। और खर्च प्रशासन का एक आवश्यक अंग है। जिस प्रकार से शरीर के संचालन के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार से प्रशासन के संचालन के लिए बजट या पैसे की आवश्यकता पड़ती है। उसको आप पैसा सैंक्शन करते हैं, पैसा स्वीकृत करते हैं। उन पैसों से प्रशासन अपने निर्धारित कार्यों को संपन्न करता है। तो बजट का होना आवश्यक है। लूथर गुलिक के मतानुसार ये जो 7 चीजें हैं, ये 7 चीजों का अध्ययन लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। इसमें आलोचना करते हुए कहा जाता है कि इसमें 2 कमियां हैं। क्या? एक तो यह है कि इसमें प्रबंध की दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई है। कैसे प्रबंध के दृष्टिकोण? एक शिक्षा विभाग है, दूसरा पुलिस विभाग है। दोनों के संगठन में अंतर होता है, दोनों के कार्यों में अंतर होता है, दोनों के उद्देश्यों में अंतर होता है। इसी प्रकार से पूरे देश में जितने भी विभाग होते हैं, सभी विभागों के कार्यों में, उद्देश्यों में, लक्ष्यों में, कार्य करने के ढंग में अंतर होता है। यह पोस्ट कार्य दृष्टिकोण सभी चीजों को एक चीज के अंतर्गत सम्मिलित कर देता है, वह है संगठन। ये प्रबंधकीय के दृष्टिकोण का इसमें अभाव है, स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी लूथर गुलिक का यह दृष्टिकोण है, बहुत ही लोकप्रिय दृष्टिकोण माना जाता है कि इसमें उसने सब चीजों को सम्मिलित कर दिया समग्र रूप से कि लोक प्रशासन में इतनी चीजें होती है। और दूसरी आलोचना या दूसरी कमी इस दृष्टिकोण में है कि इसमें मानवीय तत्व की कमी है। यह बहुत ही उल्लेखनीय तत्व है कि पोस्ट कार्य दृष्टिकोण में मानवीय तत्व की उपेक्षा की गई है। मानवीय तत्व का मतलब क्या है? लोक प्रशासन का संबंध मनुष्यों से होता है,
समाज से होता है, इसके पीछे लोक कल्याण का भाव होता है। लेकिन पोस्ट कार्य में मानवीय दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई है। ये बड़ी जबरदस्त आलोचना है और ये कमी पोस्ट कार्य में हमको देखने को मिलती है। यदि प्रशासन मनुष्यों के हित के लिए काम नहीं करता तो उस प्रशासन का होना या न होना बिल्कुल बराबर है, क्योंकि प्रशासन का उद्देश्य जन कल्याण है, मानव हित है और यही पोस्ट कार्य की सबसे बड़ी कमी है। यदि इसमें मानव तत्व को सम्मिलित कर दिया जाता है, मानव हित को सम्मिलित कर दिया जाता है, तो यह लोक प्रशासन में सोने में सुहागा होगा। अब देखें चौथा दृष्टिकोण, उसे कहते हैं कल्याणकारी दृष्टिकोण। 3 दृष्टिकोण हमने देख लिया, एक व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा प्रबंधकीय दृष्टिकोण, तीसरा पोस्ट कार्य दृष्टिकोण। अब देखते हैं चौथा कल्याणकारी दृष्टिकोण। इस कल्याणकारी दृष्टिकोण को विशेष करके 20वीं शताब्दी से ज्यादा माना जाने लगा है, क्योंकि दुनिया के सभी देशों ने लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों को, आदर्शों को अपना लिया है। इस प्रकार से आज के जमाने में दुनिया के सभी देश लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या होता है उसको जरा देखिए। सबसे पहले है प्रशासनिक उत्तरदायित्व। ये जबरदस्त चीज है। ये जो हमने इसमें प्रतिवेदन देखा, इस प्रतिवेदन में उत्तरदायित्व का तत्व भी सम्मिलित है कि जिस संगठन को हमने एक स्थान पर स्थापित किया उसको अपने से उच्च अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। तो प्रशासन में उत्तरदायित्व होता है। बिना उत्तरदायित्व के प्रशासन नियंत्रण विहीन हो जाता है। कौटिल्य कहता है, जिस प्रकार से लगाम में कसा हुआ घोड़ा शांत चित्त दिखते रहता है और यदि आप उसके शांत चित्तता को ध्यान में रखते हुए उसके मुंह से लगाम निकाल देते हैं तो वही घोड़ा उच्छृंखल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों पर भी नियंत्रण होना आवश्यक है। नियंत्रण कैसे? उत्तरदायित्व। हमने आपको ये कहा था काम करने के लिए, आपने कितना काम किया, कितना काम बचा है, क्यों बचा है, आपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए, कौन कौन सी समस्याएं आई, उनके बारे में बताइए। यह है प्रशासनिक उत्तरदायित्व। प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अध्ययन लोक प्रशासन में किया जाता है। मतलब प्रशासन अपने उच्च स्तर तक उच्च विभाग के प्रति, उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है और अल्टीमेटली यह जो उत्तरदायित्व है धीरे धीरे करके सीधे मंत्रियों तक पहुंचता है। और मंत्रियों तक पहुंचता है मतलब मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद में इन विषयों पर चर्चा होती है। जैसे हम कहते हैं मंत्रिमंडलीय शासन में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब मंत्री सामूहिक रूप से सदन के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायित्व किस प्रकार से कि मंत्री के, एक मंत्री के अधीन जो विभाग होता है उस विभाग को जो दायित्व सौंपा गया है वह अपने दायित्व को किस सीमा तक पूरा कर रहा है, इसके बारे में काम करते हैं अधिकारी। लेकिन उत्तरदायी कौन होता है? मंत्री। किसके प्रति? संसद के प्रति। और संसद मतलब जनता के प्रतिनिधियों की संस्था। ये प्रशासनिक उत्तरदायित्व है। दूसरा सामग्री प्रदाय। कोई भी काम करने के लिए साधन और सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। जब तक साधन नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा। एक सामान्य से कार्यालय को चलाने के लिए कलम की आवश्यकता पड़ती है, टेबल कुर्सी की आवश्यकता पड़ती है, कागज की आवश्यकता पड़ती है, आजकल कंप्यूटर और प्रिंटर की आवश्यकता पड़ती है। तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर ये सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जब तक साधन और सामग्री नहीं होगा कोई भी काम संपन्न नहीं होगा। तीसरा है कार्यपालिका, अर्थात उस कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की पद्धतियों की आवश्यकता पड़ती है। सभी विभागों के कार्यों की प्रकृति अलग अलग होती है और इन कार्यों की प्रकृति अलग अलग होने के कारण उनके कार्य करने की पद्धति भी अलग होगी। जैसे एक शिक्षा विभाग है, दूसरा पुलिस विभाग है।
दोनों की कार्य पद्धतियों में जमीन आसमान का अंतर है। तो विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार की पद्धति और प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी पद्धतियों का अथवा प्रक्रियाओं का अध्ययन लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। तो एक तरफ है साधन सामग्री, दूसरी तरफ है पद्धति और प्रक्रिया, दोनों का अध्ययन इस लोक प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। फिर है सेवी वर्ग, कार्मिक या काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, ये सेवी वर्ग है। तो उन सेवी वर्गों को प्राप्त कहां से किया जाएगा, उनकी भर्ती कैसे होगी, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, नियुक्ति के बाद उन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, वे अपनी जिम्मेदारी को किस प्रकार से संपन्न करेंगे, उनको प्रशिक्षण के लिए हम किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, उनके वेतन, उनके आवास, उनके आवागमन, उनके तमाम प्रकार की सुविधाओं के लिए हम किस किस प्रकार की कार्यवाही करेंगे, ये सेवी वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। जब तक आप प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नहीं देंगे, विभिन्न प्रकार के साधन मुहैया नहीं कराएंगे, वे अपने दायित्वों को ईमानदारी से, निष्ठा से पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर है सामान्य प्रशासन, जिन कर्मचारियों को हम स्थापित करेंगे उनके ऊपर हम अनुशासन कैसे करेंगे, अनुशासन की व्यवस्था कैसे, किस प्रकार से स्थापित की जाएगी, उनकी सेवा की शर्तें क्या होगी, कौन कौन सी समस्याओं का सामना हम कर सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, इस सामान्य प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद है संगठन की समस्या। प्रत्येक संगठन की समस्या अलग अलग होती है, प्रत्येक संगठन अलग अलग ढंग से काम करता है। तो उन संगठनों में हम उन संगठनों की स्थापना किस ढंग से करेंगे, और संगठन में भी हम जब संगठन की स्थापना करेंगे तो उनके लक्ष्य को प्राप्त किस प्रकार से किया जा सकता है, ये संगठन की समस्या के अंतर्गत आता है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रत्येक विभाग का संगठन अलग अलग प्रकार से किया जाता है। और आखिरी में वित्त की व्यवस्था कैसे होगी, कहां से होगी, कौन देगा, कितना खर्च होगा, हम किस प्रकार से आय की प्राप्ति करेंगे, या वर्ष भर में हम कितने प्रकार से हम राशि की प्राप्त कर सकते हैं, तो कितना आय होगा, कितना व्यय होगा, इन चीजों के बारे में ये वित्त की समस्या के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यह है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण को विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दिनों में जो भी राष्ट्र हैं, इन सभी राष्ट्रों ने इस दृष्टिकोण को अपना लिया है। तो इस प्रकार से आज लोक प्रशासन शासन की नीतियों को क्रियान्वित करने का सबसे मुख्य उपकरण है। और इस संदर्भ में एल डी फाइट कहते हैं कि यदि किसी देश में प्रशासनिक व्यवस्था सफल होती है, यदि कोई देश विकास के मार्ग पर तीव्र गति से कदम बढ़ाता है, अथवा यदि वह ह्रास की ओर निरंतर चला जाता है, तो इन सब के लिए एकमात्र यदि कोई उत्तरदायित्व है तो वह है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन जितना सक्षम होगा उतना ही देश तरक्की के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ेगा। आज पूरे भारत की जो भी स्थिति है, नीतियों को क्रियान्वित करने की जो स्थिति है, पूरे भारत में जो भी स्थिति है, इन सब के लिए आप एकमात्र प्रशासन को उत्तरदायी मान सकते हैं अथवा उनको श्रेय दिया जा सकता है। कोई भी अच्छा काम हो रहा है उसमें प्रशासन उसके लिए श्रेय प्राप्त कर सकता है, और जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं इसके लिए भी प्रशासन अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकता। यह है लोक प्रशासन का क्षेत्र। अब देखें लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में। लोक प्रशासन की प्रकृति के अंतर्गत यह देखेंगे कि लोक प्रशासन विज्ञान है या विज्ञान नहीं है, मतलब कला है या विज्ञान है। तो ये केवल थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने के लिए है कि उसकी प्रकृति कैसी है, कला है या विज्ञान है। तो सबसे पहले देखें विज्ञान है या नहीं है। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसी एक विषय विशेष का नाम नहीं है, तो फिर यह किसी विषय को समझने का, जानने का एक तरीका है।
यदि आप किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो वह विषय विज्ञान होता है। तो विज्ञान एक पद्धति है, एक तरीका है, किसी विषय विशेष का नाम नहीं है। तो लोक प्रशासन विज्ञान है क्या? अच्छा, विज्ञान में होता क्या है? विज्ञान में सबसे पहले प्रयोग होता है, उस प्रयोग का पर्यवेक्षण किया जाता है, मतलब देखा जाता है, उसके अनुसार निष्कर्ष की प्राप्ति होती है, उसके फिर पुनरावृत्ति होती है, प्रयोग का दोहराव होता है, उस प्रयोग को आप दोबारा बार बार कर सकते हैं। फिर जो निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष भी एक ही प्रकार से निकलेगा और उसके आधार पर आप उसका परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने के बाद जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तब आप एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो प्रयोग, पुनरावृत्ति, निष्कर्ष, पुनरावृत्ति और फिर सिद्धांत का निर्माण, ये चीजें हम विज्ञान में सामान्य तौर पर दिखते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन को 2 मात्रा में और ऑक्सीजन को 1 मात्रा में मिलाया जाए तो उससे पानी की प्राप्ति होगी, ये प्रयोग हुआ। आप इसको बार बार दोहराते हैं, पानी की ही प्राप्ति होगी। फिर इसका परीक्षण करते हैं, आपको पानी की ही प्राप्ति होगी। मतलब कि आप हंसते हुए मिलाते हैं तो भी पानी मिलेगा और रोते हुए मिलाएंगे तो भी पानी मिलेगा, रात को मिलाएंगे तो भी पानी बनेगा, दिन में मिलाएंगे तो भी पानी बनेगा। ये इसका परीक्षण है और इस आधार पर सिद्धांत बनता है कि हाइड्रोजन को 2 मात्रा में और ऑक्सीजन को 1 मात्रा में मिलाने से पानी की प्राप्ति होती है। ये है विज्ञान के सिद्धांत। अब देखें लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं है। सबसे पहले देखते हैं लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है कैसे। इसके बारे में सबसे पहली बात है कि विज्ञान नहीं है, ठीक, विज्ञान नहीं है। कैसे विज्ञान नहीं है? कि इसमें प्रयोग नहीं होते। लोक प्रशासन में सबसे पहली बात है सर्वसम्मत सिद्धांतों का अभाव। सर्वसम्मत सिद्धांत, विज्ञान में किसी प्रकार के अपवाद नहीं होते। विज्ञान के नियम सार्वभौम होते हैं, सभी जगह वो एक ही परिणाम देते हैं। लेकिन लोक प्रशासन में सार्वभौम सिद्धांतों का अभाव पाया जाता है। कैसे सार्वभौम सिद्धांत? एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। लोक प्रशासन का एक सिद्धांत है आदेश की एकता। आदेश की एकता, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं उनको आदेश देने वाला एक ही होना चाहिए। यह आदेश की एकता है। यदि मान लीजिए आदेश देने वाले 2 हो गए तो और दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए तो कर्मचारी काम कैसे करेंगे? काम नहीं कर सकते। अभी थोड़े दिन पहले एक घटना घटी है। दुर्ग जिले में कलेक्टर ने एक आदेश निकाला है। उस आदेश के अंतर्गत कहा गया है कि विभिन्न जिले के विभिन्न अधिकारी महाविद्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे और इसमें उसने कई प्रकार के छोटे मोटे अधिकारियों को मिला करके आदेश जारी किया है। प्रश्न यह है कि किसी भी जिले में या पूरे प्रदेश में एक उच्च शिक्षा विभाग है। वह उच्च शिक्षा विभाग महाविद्यालयों का निरीक्षण और सभी प्रकार के कार्यों की व्यवस्था करता है। अब इधर कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर दिया। आदेश की एकता कैसे बनेगी? एक तरफ शासन का आदेश होगा, दूसरी तरफ कलेक्टर का आदेश होगा। किस प्रकार से आदेश की एकता होगी? इसी प्रकार से शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, ये अलग अलग विभाग हैं। इन विभागों में अपने मुख्य कार्यालय का नियंत्रण होता है, शासन का उच्च स्तर पर नियंत्रण होता है और जिला स्तर पर ये जिला प्रशासन के अधीन भी रहते हैं। तो यदि शासन के आदेश और जिला प्रशासन के आदेश में अंतर हो जाए तो कर्मचारी काम कैसे करेंगे? ये आदेश की एकता है। मतलब कि जो कर्मचारी काम करते हैं
उनके कार्यों को जो भी व्यक्ति देखता है वह व्यक्ति एक होना चाहिए। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन में सार्वभौम सिद्धांतों का अभाव देखा जाता है। दूसरा है जड़ और चेतन का भेद। लोक प्रशासन का संबंध मनुष्यों से है। विज्ञान का संबंध जड़ पदार्थों से है। जहां आप जड़ पदार्थों का प्रयोग करेंगे, जड़ पदार्थ कभी भी आपको किसी काम के लिए मना नहीं करेंगे। आप उन जड़ पदार्थों को या एक पत्थर को, एक मिट्टी के छोटे से टुकड़े को, एक मिट्टी को आप किसी भी प्रकार से कुछ भी कर लीजिए, मिट्टी आपको मना नहीं करेगा। आप मिट्टी को जैसा करना है कर दीजिए। आग में जलाइए, गर्मी में जलाइए, उसको काट डालिए, पीस डालिए, कुछ भी कर लीजिए, मिट्टी आपको मना नहीं करेगा। लेकिन लोक प्रशासन का संबंध मनुष्य से है। मनुष्य को आप 5 मिनट तक चुप रहने के लिए बोल नहीं सकते। वह चेतन प्राणी होता है, उसमें वाक शक्ति होती है, उस पर आप प्रयोग कैसे करेंगे। तो विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में, लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान का विषय है, तो लोक प्रशासन में एक जबरदस्त अंतर यह होता है कि लोक प्रशासन या सामाजिक विज्ञान का संबंध मनुष्यों से होता है और मनुष्य पर उसी प्रकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता जिस प्रकार से एक जड़ पदार्थों पर प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। तीसरा है स्थायी तत्वों का अभाव। स्थायी तत्व, समान तत्व नहीं पाए जाते। अभी शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग की चर्चा हो रही थी। शिक्षा विभाग का संगठन एक उद्देश्य के लिए किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, अपने करियर का निर्माण करते हैं, अपने भविष्य को यहाँ पर तैयार करते हैं और अपना शिक्षा प्राप्त करके और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये शिक्षा विभाग का संगठन हुआ। दूसरी ओर पुलिस विभाग है। पुलिस विभाग में हमेशा जो चोर, डाकू, अपराधी, लुटेरे, इस प्रकार के संगीन काम करने वालों का साबका हमेशा पुलिस वालों के साथ पड़ता है। इसलिए पुलिस वाले रफ और टफ हो जाते हैं। उनके मुंह से सीधे सपाट सामान्य शब्द नहीं निकलते हैं। दोनों संगठनों में अंतर है। जब दोनों संगठनों में अंतर होगा, दोनों के लक्ष्यों में अंतर होगा, तो आप स्थायित्व का निर्माण कैसे कर पाएंगे। फिर है आदर्शवादिता। लोक प्रशासन में आदर्शवादिता होती है। क्यों आदर्शवादिता इसलिए होती है? क्योंकि इसमें अनुभव, नैतिक मूल्य, विचार, ये तमाम चीजें पाई जाती हैं और इन सभी चीजों को पाए जाने के कारण यहां पर निष्पक्ष अध्ययन संभव नहीं है। निष्पक्ष अध्ययन संभव नहीं है। कैसे? आप एक जड़ पदार्थ का अध्ययन करते हैं, मान लीजिए पत्थर का आपने अध्ययन किया, तो पत्थर की भावनाएं आपको प्रभावित नहीं करेगी। पत्थर का आप कुछ भी कर लीजिए, उसका परीक्षण करते हुए, देख कर, सूंघ कर, छू कर, पीस करके तमाम प्रकार से अध्ययन कर लीजिए। लेकिन जब आप मनुष्य का अध्ययन करते हैं तो उसमें नैतिक विचार होते हैं, उसके अपने तथ्य होते हैं। इस आधार पर आपको अध्ययन करना पड़ेगा और जब आप इस प्रकार से अध्ययन करेंगे तो ये चीजें आपको प्रभावित करेंगी। मनुष्य भावुक होता है। कोई भी अध्ययन करने वाला संवेदनहीन नहीं हो सकता। जिस प्रकार से पत्थर को आग में जला करके, आग में डाल करके उसका परीक्षण करता है, एक सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने वाला व्यक्ति मनुष्य को आग में जला नहीं सकता अध्ययन करने के लिए। तो उसके तमाम चीजें व्यक्ति को, अध्ययनकर्ता को प्रभावित करती हैं और जब व्यक्ति को ये सब चीजें प्रभावित करती हैं, आपका निष्कर्ष सही नहीं निकल सकता। निष्पक्ष अध्ययन आप कर नहीं सकते। और फिर भविष्यवाणी संभव नहीं। लोक प्रशासन में भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि लोक प्रशासन जीवित और चैतन्य मनुष्य का अध्ययन करता है। मनुष्य के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि वह अगली बार कौन सा काम करने वाला है। इस प्रकार से ये तर्क देते हुए विभिन्न विचारक कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। अब देखें लोक प्रशासन विज्ञान है कैसे।
तर्क देते हुए सबसे पहले कहा जाता है इसमें भी सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। विज्ञान किसी विषय का नाम नहीं है। विज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन। हम लोक प्रशासन का भी अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से करते हैं और इसलिए लोक प्रशासन भी एक विज्ञान है। बिल्कुल सीधी सी बात है। जिस प्रकार से क्रमबद्ध अध्ययन लोक प्रशासन का आजकल हो रहा है, उस दृष्टि से कहा जाता है कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। दूसरी चीज वैज्ञानिक पद्धति। इसमें भी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत प्रयोग होते हैं, उनका परीक्षण होता है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनकी पुनरावृत्ति की जाती है और उसके बाद फिर उसका परीक्षण करके सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। अभी जैसे कि आदेश की एकता की बात हो रही थी कि आदेश देने वाला एक होना चाहिए। यह वैज्ञानिक सिद्धांत है कि यदि आदेश की एकता होगी, आदेश देने वाला एक व्यक्ति होगा, तो वह व्यक्ति अच्छी तरह से काम करवा सकेगा और जो काम करने वाले हैं वो अपने कार्यों को अच्छी तरह से संपन्न कर सकेंगे। फिर है निश्चित सिद्धांत। इसमें भी निश्चित सिद्धांत का निर्माण किया जाता है कि उदाहरण के लिए जैसे प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र सफल कहां होगा? जहां पर जनता जागरूक होगी। ये बिल्कुल सर्वमान्य सिद्धांत है और बिल्कुल सही सिद्धांत है। आप प्रशासन को उत्तरदायित्व कैसे बनाएंगे? आपको जागरूक होना पड़ेगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, प्रशासन आपके प्रति उत्तरदायी नहीं होगा और जब प्रशासन आपके प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, वह काम नहीं करेगा, बेईमानी करेगा। तो इसलिए प्रशासन को उत्तरदायित्व के लिए जनता का जागरूक होना आवश्यक है। ये बिल्कुल सर्वमान्य सिद्धांत है। ऐसे 50 सिद्धांत हैं जो आज लोक प्रशासन में पूरी तरह से स्थापित हो चुके हैं। इनका समय समय पर हम आगे चल करके अध्ययन करेंगे। और उसके बाद है और भविष्यवाणी संभव। और इस आधार पर कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन में भी विज्ञान की भांति भविष्यवाणी किया जा सकता है, लेकिन उस प्रकार की भविष्यवाणी आप लोक प्रशासन में नहीं कर सकते जैसे भविष्यवाणी विज्ञान के क्षेत्र में की जाती है। जैसे कई देशों के वैज्ञानिक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजते हैं, वो देखते हैं कि उपग्रह इतने दिन तक काम करेगा, वह उपग्रह हमको इतने इतने प्रकार की जानकारी इसी प्रकार से देगा, इतने दिन के बाद उपग्रह खत्म हो जाएगा। और कई बार ये भविष्यवाणी भी करते हैं उपग्रह अब नीचे गिर रहा है। तो ये सटीक भविष्यवाणी है, लेकिन लोक प्रशासन में ऐसी सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है। वह कब किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, इसके लिए कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। और इसलिए समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन उसी दृष्टि से विज्ञान है जिस दृष्टि से सामाजिक विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान, सभी सामाजिक विज्ञान मनुष्यों का चेतन तत्व का अध्ययन करते हैं, एक विवेकशील प्राणी का अध्ययन करते हैं। इसलिए मोटे तौर पर हम लोक प्रशासन को भी विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। यह है लोक प्रशासन का विज्ञान होने और न होने का प्रमाण। तो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि लोक प्रशासन भी एक विज्ञान है, क्योंकि यह विषय का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है। अब दूसरे पक्ष को देखें, लोक प्रशासन कला है क्या? कला तो है। कैसे? ग्लेटन ने बहुत बढ़िया बात कही, कला में ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा आप किसी भी कला को पूरा नहीं कर सकते। किंतु यह सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास पर बल देता है। सिद्धांत नहीं, अभ्यास, काम कैसे करें इस पर यह बल देता है। इसलिए एक कलाकार के लिए इस शास्त्र का विद्वान होने की अपेक्षा उस कार्य को करने में कुशलता होनी चाहिए। एक तरफ ज्ञान है, दूसरी तरफ व्यवहार है। ज्ञान विज्ञान है, व्यवहार कला है। किसी भी चीज का सैद्धांतिक पक्ष विज्ञान होता है, व्यावहारिक पक्ष कला है। बंदूक कैसे चलाई जाए इसकी जानकारी विज्ञान है, बंदूक चलाना विज्ञान कला है।
लिखना कैसे लिखा जाता है सिद्धांत, लिख करके बताना व्यवहार, तलवार कैसे चलाई जाए जानना विज्ञान है, तलवार चलाना व्यवहार है। तो हर चीज का सैद्धांतिक पक्ष विज्ञान होता है, व्यावहारिक पक्ष कला होता है। कई बार आप देखते होंगे एक चिकित्सक परीक्षा में गोल्ड मेडल लेकर पास होता है, लेकिन कई बार वह अच्छी तरह से इलाज नहीं कर पाता, लेकिन एक कम नंबर लेकर के उत्तीर्ण डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से इलाज करता है। तो इसका व्यावहारिक पक्ष सही है और उसका सैद्धांतिक पक्ष सही है। तो हर चीज के दो पक्ष होते हैं, सिद्धांत और व्यवहार। सिद्धांत विज्ञान होता है, व्यवहार कला होता है। इसी प्रकार से एल.डी. व्हाइट कहता है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों को निर्देश देना, उनके कार्यों का नियंत्रण करना, उनके कार्यों को भी समन्वय करना एक कला है। और यही प्रशासन की कला है कि कोई भी एक प्रशासक अनेक लोगों को निर्देश दे करके उनके कार्यों पर नियंत्रण रख करके किस और उनके कार्यों में समन्वय की स्थापना करके किस प्रकार से वह लक्ष्य की प्राप्ति करता है। जैसे समय समय पर हमारे देश में चुनाव होते हैं, प्रत्येक चुनाव के लिए हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। इस रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता के लिए अनेक सहायक रिटर्न अधिकारी होते हैं, अनेक कर्मचारी होते हैं। फिर हजारों लोग चुनाव को संपन्न कराने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, गहन प्रशिक्षण देकर के इनको उस कार्य को संपन्न करने की जिम्मेदारी दी जाती है। और इनके कार्यों के बीच समन्वय करने के लिए वह मुख्य अधिकारी बैठा होता है, रिटर्निंग ऑफिसर। उनको ट्रेनिंग दे करके वह उनसे काम लेता है। और जो रिटर्निंग ऑफिसर जितना कुशल होगा उतनी ही अच्छी तरह से निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सिद्धांत विज्ञान है, व्यवहार कला है। किसी जमाने में जब कोई व्यक्ति वीणा बजाने में पारंगत हो जाता था तो उसे प्रवीण कहा जाता था। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अच्छी तरह से इस कार्य को संपन्न करता है वह कलाकार होता है। पढ़ना सिद्धांत है, पढ़ाना व्यवहार है। यह है, इस प्रकार से लोक प्रशासन एक कला भी है और समग्र रूप से, व्यापक रूप से एक विज्ञान भी है। इसी के साथ लोक प्रशासन का क्षेत्र और उसकी प्रकृति का अध्याय समाप्त हुआ। आपको